अगर आपको लगता है कि आपको बैंक से एफडी पर थोड़ा सा ब्याज मिला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या ही पता चलेगा। अगर आपने थोड़े बहुत शेयर खरीदे और बेचे हैं और आप इनकम टैक्स की रिटर्न में उन्हें शो करना भूल गए हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे याद आ जाता है। किन गलतियों की वजह से पिछले साल लाखों लोगों को इनकम टैक्स के नोटिसेज का सामना करना पड़ा, हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश कंदोई, टैक्स एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपकी टैक्स कंप्लायंस यात्रा में आपका भरोसेमंद साथी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीए राजेश कंदोई, एक ऐसा चैनल जहां टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लॉजिकल इंसाइट्स के साथ हम आपके लिए बनाते हैं आसान, साफ और सीधा, आपकी अपनी भाषा में। आज हम बात करेंगे कि सरकार को आपकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, यह AIS और TIS आखिर क्या है, और सबसे खतरनाक 4 वो कौन से मिसमैच ट्रैप्स हैं जिनसे नोटिस ऑलमोस्ट गारंटेड हैं। अगले 3 मिनट में आप जानेंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के वो 4 डेंजर जोन, स्टे टिल द एंड और रिस्क टू 200% पेनल्टी। हम स्टार्ट करते हैं AIS वर्सेस TIS। 100 सेकेंड का रूल बुक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। AIS मतलब ये आपका रॉ डाटा है, वो डंप डाटा है जहाँ पर FD इंटरेस्ट से लेकर के, डिविडेंड से लेकर के, स्टॉक की सेलिंग से लेकर के, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी और आपकी GST टर्नओवर और यहाँ तक कि फॉरेन रेमिटेंस भी, सब कुछ गवर्नमेंट के पास में डिफरेंट सोर्सेज से एक जगह पर कलेक्ट होता है। और TIS ये एक उसी डेटा की समरी शीट है जहाँ पर कैटेगरी वाइज ITR के हिसाब से आपके लिए डेटा सिस्टमेटिक रखा जाता है। TIS का जो डेटा होता है वही आपकी ITR में प्रीफिल के लिए भेजा जाएगा, आपकी ITR में वही डाटा शो करेगा। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि AIS एक CCTV फुटेज है और TIS उसका एडिटेड मूवी वर्जन है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल्स को याद रखते हैं या नहीं, गवर्नमेंट को सब कुछ याद है। अब हम बात करेंगे AIS पर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट किन किन सोर्सेज से कलेक्ट करता है। तो इसे आप रडार सिस्टम समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी रडार है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह पर आपको शो कर देता है ताकि आप अपनी ITR को सही फाइल कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है, आपको सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है, इसके लिए आप जानते हैं कि बैंक फॉर्म 26Q फाइल करता है या फिर SFT 016 फाइल करता है, जिसके थ्रू आपकी ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर तक चली जाती है। अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो जो कंपनीज है उनको फॉर्म 26Q फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थ्रू फॉर्म 26Q फाइल्ड बाय द कंपनीज आपकी जो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है वो भी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अगर आपको 50,000 से ज़्यादा पर मंथ रेंट रिसीव हो रहा है तो आपका जो टेनेंट है वो आपका उस रेंट पर TDS डिडक्शन करके फॉर्म 26QC फाइल करेगा। तो इसके थ्रू भी गवर्नमेंट के पास यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी रेंटल इनकम की इंफॉर्मेशन चली जाती है। अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके जो ब्रोकर होते हैं उन ब्रोकर्स को SFT 107 या 108 फाइल करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कंपाइल होती है। नेक्स्ट रहता है प्रॉपर्टी। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख से अबव की प्रॉपर्टी को बाई किया है तो जो सब रजिस्ट्रार होता है जहां पर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उन सब रजिस्ट्रार को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो SFT 012 फॉर्म फाइल करते हैं,
जिसके थ्रू आपका पैन और आपका ये ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। अगर आप हाई कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं बैंक में, या फिर आप क्रेडिट कार्ड में 10 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक्स को फॉर्म 61A के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। अगर आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है या फॉरेन रेमिटेंस आपको रिसीव हुआ है, तो बैंक्स इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। आपने आपके पैन के बेस पर कोई जीएसटी नंबर लिया हुआ है और उस जीएसटी में आपकी जो टर्नओवर होती है वह टर्नओवर भी फॉर्म 26 एएस में और एआईएस के टैक्स में आपको वहां पर शो हो जाती है। आपने जो भी टैक्स पे किया हुआ होता है या लास्ट असेसमेंट ईयर्स के आपको रिफंड मिले हुए होते हैं, तो आपके वो टैक्स पेड और रिफंड इशूड भी आपके एआईएस में शो होते हैं। आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स होती है, जो एओ या सीपीसी, उन्हें एआईएस में मर्ज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये बेसिक एआईएस और टीआईएस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रियल डेंजर जोन की। अब हम बात करते हैं वो 4 ट्रैप और 4 ट्रैप्स जिन पर लाखों लोगों को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में नोटिस मिले हुए हैं। तो कौन से हैं वो 4 आइटम? लेट्स डाइव इन। ट्रैप नंबर 1 है एफडी का छोटा सा इंटरेस्ट, जो अक्सर लोग अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम भूल जाते हैं, क्योंकि वे केवल फॉर्म 16 के बेस पर अपनी आईटीआर प्रिपेयर करके उसे फाइल कर देते हैं। तो एफडी इंटरेस्ट जो आपके एआईएस और टीआईएस में शो हो रहा है, अगर आप उसे अपनी आईटीआर में शामिल नहीं करते हैं, तो भले ही उस पर एक माइनर सा टैक्स इम्पैक्ट आ रहा था, बट उसके कारण से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव होता है और आप उसे नोटिस की रिप्लाई देना और उसके ऊपर टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो आप इसे पूरा ध्यान रखेंगे कि अपने एआईएस और टीआईएस को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई एफडी इंटरेस्ट या सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसे अपनी आईटीआर में जरूर से शामिल करेंगे। हम बात करते हैं ट्रैप नंबर 2, जिस पे मोस्ट ऑफ द लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। अगर आपने शेयर्स को सेल करा है या आपका नेट गेन हुआ है, उसमें कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स को सेल किया, जिस पर आपको 20,000 रुपीज़ का कैपिटल गेन रिसीव हुआ। बहुत सारे लोग अपनी आईटीआर फाइल करते समय 20,000 के कैपिटल गेन को डायरेक्टली आईटीआर में रिपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एआईएस मिसमैच का नोटिस आपको जनरेट होता है। क्योंकि एआईएस में इंफॉर्मेशन है 5 लाख शेयर सेल और आपने रिपोर्ट करा होता है 20,000 कैपिटल गेन। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप जो आपकी सेल अमाउंट है उसे शेयर सेल अमाउंट में आईटीआर में प्रॉपर कॉलम में मेंशन करिए, तथा आपकी जो कॉस्ट है, सपोज 4,80,000 कॉस्ट है, तो आप उसे कॉस्ट में 4,80,000 शो करिए और आपका जो नेट कैपिटल गेन 20,000 है उसे नेट कैपिटल गेन में शो करिए। तो आप इस नोटिस से बच सकते हैं। आप समझ गए कि शेड्यूल सीजी के पार्ट बी में एआईएस में आपको स्क्रूटनी से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं ट्रैप नंबर 3, जीएसटी टर्नओवर कंफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते हैं कि आपकी जीएसटीआर 3B में सेल आपकी 48 लाख आ रही है, और जबकि एआईएस रिपोर्टिंग में आईटीआर में आपको 42 लाख लिखा हुआ मिल रहा है। ये जो मिसमैच है, इसको आप अगर करेंगे तो ई कंप्लेन में मेल आएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जीएसटीआर 3B में जो सेल होती है उसमें जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूड होता है, और जब हम आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसमें जो सेल्स होती है उसमें जीएसटी अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है। तो इस मिसमैच के कारण से आपको ई कंप्लेन मेल आएगा, तो आपको उसका आंसर करना, उसका रिप्लाई करना कंपलसरी होता है। अगर आप उसे ई कंप्लेन को रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर नोटिस भी डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा और आपके अगेंस्ट एक एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रैप नंबर 4,
जो डिजिटल गिफ्ट्स और जो डिजिटल एसेट्स में ट्रांजैक्शन है उनसे भी आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपकी यूपीआई में 3 लाख रुपए से बड़ा ट्रांजैक्शन एक दिन में आपको रिसीव हुआ है तो उसको एआईएस में टैग किया जाता है। अगर आप इसे एआईएस में टैगिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से उसे इनकम मान लिया जाता है और वो आपकी नोटिस और एक आपके अगेंस्ट एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो आपके यूपीआई में कोई पैसा आया हुआ है, बैंक में कोई पैसा आया हुआ है जो आपकी इनकम में नहीं जाना है, आपकी वो एग्जेम्प्ट इनकम है, तो उसे आपको एआईएस टैगिंग में गिफ्ट अदर्स में डाल करके और उसे एग्जेम्प्ट इनकम शो करना जरूरी है ताकि आप अननेसेसरी नोटिस और प्रोसीजर से बच सके। अब इसको समझने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर incometax.gov.in पर जाकर के सर्विसेज में जाकर एआईएस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप एआईएस यूटिलिटी 5.0 में जाकर के मिसमैच हो तो उस मिसमैच के ऊपर आप अपना फीडबैक डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एआईएस मिसमैच में अगर आपने फीडबैक नहीं किया तो और आपने अपनी रिटर्न भले ही सही भरी हो लेकिन एआईएस और आईटीआर इन दोनों में मिसमैच होने पर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इश्यू होता है। तो इस मिसमैच को ठीक करने के लिए आप अपना फीडबैक देंगे और उस रीजन को वहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो 24 आवर्स में मोस्टली टीआईएस अपडेट हो जाता है। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप पहले अपना एआईएस में ठीक करके और टीआईएस अपडेट होने के बाद फिर जब प्रीफिल में आपका सही डेटा आ जाता है उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। एआईएस मिसमैच के कारण से अगर आप अंडर रिपोर्टिंग करते हैं और आपको नोटिस आता है और आपकी अंडर रिपोर्टिंग पाई जाती है तो सेक्शन 270A में आपको 50% पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और अगर आप जानबूझकर किसी इनकम को छुपाते हैं जो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस और टीआईएस के रडार सिस्टम से पकड़ता है तो आपको सेक्शन 2701A8 में मिस रिपोर्टिंग के कारण से टैक्स प्लस 200% पेनल्टी प्लस प्रोसिक्यूशन तक देना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों एआईएस में मिस्टेक का मतलब डिमांड प्लस नोटिस प्लस पेनल्टी और स्ट्रेस और सब कुछ उसी ऑटोमेटिक सिस्टम से आता है जिस ऑटोमेटिक सिस्टम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात कर रहे थे। इसलिए एक बार इस पूरे वीडियो के सारे सार को हम 30 सेकंड में फिर से समझते हैं कि एआईएस एक रॉ इंफॉर्मेशन है और टीआईएस एक ऑटो समरी है। टीआईएस के थ्रू आपकी आईटीआर में प्रीफिल इंफॉर्मेशन जाती है। अगर आप अपनी आईटीआर को सही सही फाइल करना चाहते हैं और आपके एआईएस तथा टीआईएस में मिसमैच है तो पहले एआईएस में जाकर के कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक दीजिए। उस इंफॉर्मेशन को सही करवा के टीआईएस में रिफ्लेक्ट होने के बाद आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। डिपार्टमेंट को पहले से पता होता है कि आपकी कहाँ से क्या अर्निंग चल रही है, आपकी कितनी सेल्स आ रही है, आपको कहाँ से गिफ्ट मिल रहा है, आपको कितने टैक्स रिफंड पहले इशू किए जा चुके हैं, आपने कितना टैक्स डिपॉजिट कर दिया है। तो यह मत समझिए कि डिपार्टमेंट को आपके बारे में पता नहीं है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बारे में आपसे भी ज़्यादा नॉलेज हो। इसलिए मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। टैक्स रिटर्न भरते समय अपनी इनकम को भूलने को अवॉइड करिए। खास करके जो मैंने आपको बताया एफडी इंटरेस्ट, शेयर सेल की डिटेल, जीएसटी टर्नओवर में और हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस में भूलकर भी मिस्टेक मत करिए। तो मित्रों, अगर हमारे इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो और सही समय पर सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।
और अगर आपको लगता है कि किसी और वजह से भी आपको मिसमैच आने की संभावना है, आपको कोई नोटिस आने की संभावना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न हमें ज़रूर बताइए। उसका जवाब देने के लिए हम अपना एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। स्टे कंप्लायंट, स्टे कॉन्फिडेंट। जय हिंद, नमस्कार।